हेलो क्लास, देखिए इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, आपका जो परिचारक के क्लास में, ठीक है, आप देख पाएंगे हम लोगों ने यांत्रिकी के बारे में पढ़ा। लगभग 70-80 मिनट के आसपास का वो क्लास आपको देखने को मिलेगा, है ना। आप क्या करेंगे उसको पहले देखेंगे, उसको अच्छे से पढ़ें, ठीक है। और उसके बाद आपका अभी जो क्लास चलेगा ये रेलवे को, है ना, डेडिकेटेड रहेगा। ज़्यादातर हम वन लीनियर क्वेश्चन पे और फोकस करेंगे, है ना। जितनी चीज़ें पेपर के लिए जरूरी है उतनी ही चीज़ों को मैं यहाँ पे क्या करूँगा, समाहित करूँगा, ठीक है। और याद रखेंगे हमारा जो सोर्स है ये घटना चक्र का पुस्तक है, जहाँ से क्या जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ना, उनको मैंने लिया है और हम लोग अपने तैयारी में इन्हीं चीज़ों को क्या करेंगे, शामिल करेंगे। तो देखिए आज का जो आपका टॉपिक है ये है राष्ट्रपति, ठीक है। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, ये है राष्ट्रपति। अब हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। चलिए इसमें आप जो पहला प्रश्न है देखिए कि भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन होता है, ठीक है। आपका ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और राजनीतिक प्रमुख, मंत्रिपरिषद सहित। तो देखिएगा आपका ऑप्शन है भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन होता है, ठीक है। तो इसका उत्तर है जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो भारतीय गणतंत्र के क्या होते हैं, प्रमुख होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे, ठीक है। भारतीय गणतंत्र कहने का मतलब आपको पहले ये पता होना चाहिए कि भारत जो है क्या है, गणराज्य है, ठीक है। भारत जो है गणराज्य है ना। गणराज्य कहने का मतलब यहाँ जो है राष्ट्राध्यक्ष क्या होता है, लोगों के द्वारा नहीं चुने जाते, ठीक है। हाँ देखिए जो राष्ट्राध्यक्ष है वो क्या करते हैं, लोगों के द्वारा, है ना, जो उनके पदाधिकारी नियुक्त किए जाते हैं उनके माध्यम से उनका क्या किया जाता है, निर्वाचन होता है, ठीक है। मतलब यहाँ वंशक्रम, है ना, वंशक्रम जैसे किसी एक ही वंश से जो राष्ट्रपति कंटिन्यू बन रहे हैं, ऐसा यहाँ पे क्या है देखने को नहीं मिला है। मतलब गणराज्य है, लोगों का ये राज्य है। देखिए अब अगला जो प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है। ऑप्शन 1 है ना, कथनकरण से संबंधित है। और भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। देखिए अब यहाँ पे आप देख पाएंगे पहला प्रश्न आप देखेंगे कि भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है ना। भारत का राष्ट्रपति आपके बारे में याद रखेंगे, ब्रिटिश राजा से भिन्न है, तो हाँ ठीक है, ब्रिटिश राजा से क्या हो भिन्न है, तो इसका कारण क्या है। देखिए ब्रिटिश में जो राजा का है ना जो चुनाव याद रखेंगे वंश क्रम के अनुसार होता है। मतलब जो उसी वंश से है ना एक क्रम में आते जाते हैं वही क्या बनते हैं, ब्रिटिश के राजा बनते हैं। साथ ही अगला जो कथन था देखने को मिलेगा आपको, है ना, कि भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है, तो जी नहीं, इसका आंसर है जो है नहीं, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न था आपका कि भारत के राष्ट्रपति क्या ब्रिटिश राजा से भिन्न है, ठीक है। ब्रिटिश राजा से भिन्न है, तो हाँ ब्रिटिश राजा से भिन्न है। किस प्रकार, तो देखिए भारत के राष्ट्रपति का क्या किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है ना। जो लोगों के जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा इनको क्या किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है। और अगला जो आपको प्रश्न था कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं क्या ये अमेरिका के राष्ट्रपति के पद के समान है, तो इसका आंसर है आपको नहीं, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति जो है क्या होते हैं, ये नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। क्या होते हैं, तो नाम मात्र के प्रमुख होते हैं, ठीक है। भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। इस चीज़ों को आपको याद रखना है। और अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में याद रखना है, ये वास्तविक प्रमुख होते हैं। क्या होते हैं, वास्तविक प्रमुख होते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे जो भारत के राष्ट्रपति वो क्या होते हैं, तो नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। और साथ ही जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो वास्तविक प्रमुख होते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न है, संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। ये कथन है और कारण देखिए राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको, हम लोग भारत के बारे में बात करते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 53, ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 53 में आप देख पाएंगे कि इसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति बताया गया है। जो संघ है, भारतीय संघ है, संघ की जो कार्यपालिका शक्ति, ठीक है, ये निहित किस में है, तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति में निहित है, ठीक है।
अनुच्छेद 53 आप याद रखेंगे, इसमें कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित है। ठीक है, और संघ की कार्यपालिका का मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, मुखिया कौन होता है? तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति होता है। ठीक है, और इसके बाद देखिए अनुच्छेद 74(1) हम लोग देख पाते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 74(1) के तहत कहा गया है कि राष्ट्रपति को अपने कार्य करने के लिए, ठीक है, राष्ट्रपति को कार्य करने के लिए, ठीक है, यह राष्ट्रपति अपने कृतियों के प्रयोग के लिए, अपने कार्य के लिए सलाह ले सकती है। किससे लेती है? तो मंत्रिपरिषद से। किससे सलाह लेती है? तो मंत्रिपरिषद से। और मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? तो याद रखेंगे प्रधानमंत्री जी, है ना। और मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? तो आपको याद रखना है प्रधानमंत्री जी। चलिए ठीक, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन है सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा। ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए भारत के जो राष्ट्रपति हैं ये अपने शक्ति का प्रयोग किस तरीके से करते हैं उसके बारे में। तो पहले तो याद रखना है ये शक्ति का प्रयोग जो है स्वतः या प्रत्यक्ष रूप से कर सकते हैं। ठीक है, स्वतः या प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, या ये अपने अधीनस्थ या अपने द्वारा जो चुने गए पदाधिकारी हैं उनके माध्यम से करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति जो है शक्ति का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, दूसरे अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करते हैं, या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है कौन? ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव हेड। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत का जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है वो कौन होता है, जिसको इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव हेड कहते हैं। तो आपको याद रखना है भारत के राष्ट्रपति ही कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। भारत के राष्ट्रपति ही कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। साथ ही याद रखना ये जो है नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? तो भारत के प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के पास। ठीक है, चलिए अगले आगे बढ़ते हैं। केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। ठीक, ये देखिए अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में, या उसके मुखिया कौन होते हैं? तो आपको बताना है भारत के राष्ट्रपति। चलिए आपका अगला प्रश्न है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति को किस अनुच्छेद में पूछा गया है? तो मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 53 में। ठीक है, संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बात किसमें किया गया है? तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 53 में। किसमें? तो अनुच्छेद 53 में। चलिए आगे देखिए, भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? देखिए हमारे भारत के संविधान में जो समस्त कार्यपालिका शक्ति है, ठीक है, समस्त कार्यपालिका शक्ति है, ये किसमें निहित होती है? तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति में। ठीक है, किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में। ठीक है, हालांकि ये जो है नाम मात्र का प्रमुख होता है, इसकी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग जो है भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किए गए हैं? ठीक है, देखिए केंद्र सरकार की, याद रखेंगे इसको अलग अलग शब्दों से पूछा जा सकता है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, केंद्र सरकार की अधिशासी, ठीक है, अधिशासी जो शक्तियां हैं, ठीक, अधिशासी शक्तियां किसमें निहित हैं? तो ये भी याद रखना है भारत के राष्ट्रपति में। किसमें? तो भारत के राष्ट्रपति में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। कार्यपालिका शक्ति सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित है। देखिए यहाँ पे जो बी है वो गलत होगा। ठीक है, चलिए देखिए रक्षा बलों का जो सर्वोच्च कमांड है राष्ट्रपति में निहित होता है। ठीक, देखिए जो रक्षा है ना, जो हमारे यहाँ इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स, इनके जो रक्षा विभाग हैं, ठीक है, जो रक्षा विभाग है या रक्षा जो बलें हैं, है ना, बलों हैं, रक्षा बलों के जो सर्वोच्च कमांडर होते हैं, ठीक है, सर्वोच्च जो कमांड देने वाले या कमांडर होते हैं, ये कौन होते हैं? तो याद रखिएगा ये होते हैं भारत के राष्ट्रपति। कौन होते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति। ठीक है,
हमारे सभी सेनाओं का जो तीनों सेना है उसकी प्रमुख कौन होता है? तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति। और प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र है। देखिए यहाँ पे बोला गया है प्रधान सेनापति की हैसियत से, ठीक है। तीनों सेनाओं का जो प्रमुख कौन है वो मैंने आपको बताया राष्ट्रपति। जो तीनों रक्षा बल होते हैं उसके मुख्य या सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति देखिएगा विधायी, यहाँ बोला गया है कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र है। तो जी ऐसा नहीं है, जो जितनी भी शक्तियाँ हैं वो संसद के जो विधायिका के नियम है उसके तहत उनको क्या की गई है? प्रदान की गई है। तो राष्ट्रपति की शक्तियों में भी क्या किया जा सकता है? संसद के माध्यम से नियम कानून बनाकर उनके शक्तियों को, है ना, शक्तियों में क्या किया जा सकता है? परिवर्तन किया जा सकता है, उसमें कमी या शक्तियों को बढ़ाया या कम किया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियाँ विधायी नीति से स्वतंत्र है। तो जी नहीं, विधायी जो नियम कानून है संविधान के उसी के अंतर्गत उनको शक्ति प्रदान है, उससे बाहर किसी भी प्रकार की शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति जो है राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, ठीक है। देखिए राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्र का नेतृत्व कौन करता है? नेतृत्व करता कौन है? जो अलग अलग देशों में जाके हमारे देश का नेतृत्व करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है। आप लोग न्यूज़ चैनल खोलते होंगे तो न्यूज़ चैनल में देखते होंगे, है ना, जब न्यूज़ चैनल आपके यहाँ चलता होगा कि भारत के नेतृत्व करने के लिए, ठीक है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी हैं वो कहाँ गए हैं वर्तमान समय में? कतर। उसके पहले जाएंगे किसी दूसरे देश में, ठीक है। कुछ दिन पहले मालदीव गए थे जहाँ विवाद हो गया था, ठीक है। कभी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, यूएई जाते हैं, है ना। यूएई भी उनको आने क्या है, यूएई में अभी जो मंदिर है ना, ठीक है, मंदिर के शिलान्यास का उद्घाटन भी उनको करना है। तो इन सब चीज़ों से देखेंगे कि भारत का नेतृत्व कौन करता है। तो याद रखेंगे भारत के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं वो, है ना। भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा ही देश का नेतृत्व किया जाता है, चाहे प्रधानमंत्री कोई भी हो। लेकिन भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो आपको याद रखना है वो है भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि भारत का जो प्रतिनिधित्व है ना, भारत का जो प्रतिनिधित्व है ये जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। साथ ही आपके देश का, आपका देश का, है ना, मतलब भारत का नेतृत्व कौन करता है? दूसरे देशों में जाकर या दूसरे देश के जो, है ना, इनके समकक्ष जो पदाधिकारी आए होते हैं या राष्ट्राध्यक्ष आए होते हैं, है ना, जो राष्ट्र प्रमुख आए होते हैं, तो वहाँ पे नेतृत्व किया जाता है भारत के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, भारत के प्राइम मिनिस्टर के पद के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं, देखेंगे भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है, ठीक है। तो देखिए भारत में जो ये राष्ट्रपति हैं इनका जो निर्वाचन होता है, याद रखेंगे ये जो है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से कहने का मतलब, ठीक है, सदन में जो संसद के, है ना, जब विधानसभा से हो, राज्यसभा से हो, है ना, या आपके, ठीक है, जैसे कि विधानसभा के साथ आपको द्वि केंद्रीय सदन भी देखने को मिलता है किन्हीं किन्हीं राज्यों में, है ना, जो 5 राज्य में है मंत्रिपरिषद, ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। चलिए इसके बारे में मैं आपको विस्तृत से ही बात कर लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि आगे इससे संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो आपको अनुच्छेद 55(3) याद रखना है, ठीक है। अनुच्छेद 55 में जब तीसरा खंड में आप आते हैं तो यहाँ पर राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। यह राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है अनुपातिक, ठीक है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के माध्यम से होता है, ठीक। राष्ट्रपति का नीचे निर्वाचन किस तरीके से देखते हैं आप? अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार। और इसमें देखेंगे एकल संक्रमणी मत पद्धति। कैसा? तो एकल संक्रमणी मत प्रणाली के तहत इसका क्या होता है? निर्वाचन होता है, ठीक है। देखिएगा निर्वाचन जो है अप्रत्यक्ष होता है, इसका मतलब क्या होगा? यहाँ गुप्त मतदान होता है, ठीक है, गुप्त मतदान होता है, ठीक है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन के मंडल में संसद के, जैसे मैंने थोड़ी देर आपको पहले बताया, संसद के दोनों सदन, इसमें जो है संसद के दोनों सदन होते हैं, ठीक है। संसद के दोनों सदन, ठीक है, संसद के दोनों सदन के जो निर्वाचित सदस्य हैं, याद रखना, संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य
अब मैंने बताया राज्य विधानसभा, जो हर राज्य में विधानसभा है वहाँ के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, हर राज्य के विधानसभा के, है ना, हर राज्य के विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं ये इसमें भाग लेते हैं उनके निर्वाचन में, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है 2 केंद्र शासित प्रदेश, कौन कौन से, दिल्ली और पुदुचेरी, ठीक है। दिल्ली और जिनके पास खुद का विधानसभा है ना, दिल्ली और पुदुचेरी, यहाँ के विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं ये क्या करते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में, है ना, भाग लेते हैं। देखिए जनता जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भाग नहीं लेती, जबकि जनता के द्वारा जो चुने गए, है ना, संसद के दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य हैं और राज्यसभा के अंतर्गत, राज्य में देखिएगा विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं और दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो क्या करते हैं, इसमें अप्रत्यक्ष रूप से, ये जो है प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और जो जनता है, जो आम लोग हैं वो क्या करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से इसमें भाग लेते हैं, ठीक है। देखिए ये चीज़ें आने वाले वीडियो में, है ना, मतलब अभी इसको क्या करते हैं, अलग अलग क्वेश्चन के फॉर्म में पढ़ना था, लेकिन इन चीज़ों को मैंने यहीं पे रख दिया। अनुच्छेद 55 याद रखेंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। 55(3) में आपको विस्तृत यहाँ पे जानकारी मिलेगी कि राष्ट्रपति की निर्वाचन जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के, है ना, एकल संक्रमणी मत प्रणाली के अंतर्गत होता है, ठीक है, एकल संक्रमणी मत प्रणाली के अंतर्गत होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा, ठीक है। और इसमें संसद के जो दोनों सदन होते हैं ना, कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा, उसके जो निर्वाचित सदस्य वो भाग लेते हैं, साथ ही हर राज्य के जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और दिल्ली और पुदुचेरी जो केंद्र शासित 2 प्रदेश हैं, यहाँ क्या है, आपको विधानसभा देखने को मिलता है, यहाँ के जो निर्वाचित सदस्य वो भी क्या करते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। चलिए अब इसके बाद मैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न देखिए, भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, है ना, कैसा होता है, अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष कहने का मतलब ये लोगों के द्वारा क्या होता है, जाकर इसमें क्या नहीं किया जाता है, है ना, चुनाव के तहत क्या वोट नहीं दिया जाता है, बल्कि लोगों के द्वारा जो चुने गए अलग अलग राज्यों के विधानसभा से जो क्या किए जाते हैं, जो पदाधिकारी चुने जाते हैं उनके माध्यम से क्या किया जाता है, इनका निर्वाचन होता है, ठीक है। तो उसके बाद अगला देखिए, एक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्य की विधानसभा से निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है। बिल्कुल सही, है ना। इसमें हम लोगों ने देखा कि संसद के दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य वो भाग लेते हैं, हर राज्य के, है ना, जहाँ विधानसभा है वहाँ के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी में जहाँ विधानसभा है वहाँ के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। देखिए इसमें ऑप्शन है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, जी नहीं। अगला है एकल हस्तांतरी मत प्रणाली द्वारा। देखो मैंने इसको अभी यहाँ पे बताया है, एकल संक्रमणी या एकल हस्तांतरी मत प्रणाली द्वारा, बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला है अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, जी बिल्कुल, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा इसका क्या होता है, निर्वाचन होता है। और इसके बाद अगला प्रश्न है खुला बैलेट प्रणाली द्वारा, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख पाते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन को जितनी चीज़ें हो सकती थी उतनों को मैंने यहाँ पे क्या किया है, शामिल किया है। देखिए अब राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के जो सदस्य होते हैं इसको देखिए राष्ट्रपति का अब निर्वाचन तो आपको समझ में आ गया 55, तो साथ ही राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल इसको बताया गया अनुच्छेद 54 में, किसमें, तो अनुच्छेद 54 में, पहले तो ये याद रखना है, ठीक है। राष्ट्रपति को निर्वाचक मंडल को बताया कहाँ गया है, तो अनुच्छेद 54 में। सबसे पहले तो इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है। अब आप ऑप्शन देखिए, संसद के दोनों सदनों को निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही बात है, ये इसमें क्या करते हैं, भाग लेते हैं। राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। देखिए राज्य में आपको देखने को क्या क्या मिलता है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों देखने को मिलता है। जो 5 राज्य है विधान परिषद, तो विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो इसमें क्या होते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल नहीं होते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। राज्य में आपको विधानसभा विधान परिषद देखने को मिलता है। विधान परिषद के जो जिन भी, है ना, 5 स्टेट में विधान परिषद है, वहाँ जो इसको दूसरा सदन माना जाता है, वहाँ के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको घुमाकर पूछा जा सकता है। देखिए अगला, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, जी सही बात है, ये क्या भाग लेते हैं। सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी क्या करते हैं, भाग लेते हैं, ठीक है। और दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य मैंने आपको बताया भाग लेते हैं। देखिए
संविधान का अनुच्छेद 54 जो है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो सदस्य भाग लेते हैं उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखेंगे। भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों में भाग लेने का अधिकार दिया गया। तो देखिए ये जो मैंने आपको बताया है कि इसमें दिल्ली और पुदुचेरी के जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, ठीक है, इनको ही भारतीय संविधान के, आप याद रखेंगे, 70वें संविधान संशोधन के तहत, किसको, 70वें संविधान संशोधन, ठीक है, 1992 के तहत इनको शामिल किया गया है। ठीक है, दिल्ली और पुदुचेरी के जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य है वो कौन से संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, तो आपको याद रखना है 70वें संविधान संशोधन कब हो, 1992, इसी के तहत वो राष्ट्रपति के चुनाव में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ, आगे बढ़ते हैं। देखिए थोड़ी देर पहले आपका यहाँ पे प्रश्न देखने को मिलेगा कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं होते हैं कौन, तो मैंने आपको ये बताया किसी राज्य में जहाँ जहाँ आपको विधानसभा विधान परिषद देखने को मिलते हैं उस विधान परिषद के निर्वाचक मंडल में, है ना, जो व्यक्ति शामिल है उनके द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं, तो याद रखेंगे राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के सभी सदस्य, है ना, और संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, ये क्या करते हैं, भाग लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जब मैंने आपको बताया था संसद, तो इसमें लोकसभा राज्यसभा वो भी ऑलरेडी इसमें क्या हो गए, आ गए हैं, और साथ ही, है ना, जो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली और पुदुचेरी, यहाँ के निर्वाचित सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद भी पूछा गया कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं। ठीक, इसमें यही चीज़ें शामिल होंगी, और भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं, इसमें भी यही चीज़ें शामिल होंगी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल देखते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही क्या चीज़ें हैं। राष्ट्रपति का हम लोग चुनाव प्रकरण के बारे में चर्चा करते हैं। किसका, तो चुनाव प्रकरण के बारे में। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो पदस्थ राष्ट्रपति की पद अवधि से पूर्व उत्तराधिकार का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो राष्ट्रपति क्या होते हैं वर्तमान में पद में हैं, लेकिन इनको अपने पद छोड़ने के पहले, ठीक है, इनका पद छोड़ने के पहले आपको नया राष्ट्रपति का क्या हो जाना चाहिए, चुनाव हो जाना चाहिए। मतलब राष्ट्रपति का पद, इसका मैंने कहने का मतलब ये है, आप समझिए, कभी भी राष्ट्रपति का पद जो है क्या हो नहीं होता, खाली नहीं होता। एक राष्ट्रपति का जो समय होता है कार्यकाल सामान्यतः 5 साल का, तो दूसरे राष्ट्रपति जब उनके आने वाले राष्ट्रपति हैं तो पहले राष्ट्रपति के पद छोड़ने के पहले ही दूसरे राष्ट्रपति का क्या हो जाता है, चुनाव हो जाया रहता है। और जो पद छोड़ने वाले राष्ट्रपति हैं यही जो है आने वाले राष्ट्रपति का क्या करते हैं, उनको अपने पद का क्या करते हैं, सौंपते हैं। ठीक है, उनको क्या करते हैं, स्वागत कर अपना पद जो है उनको सौंपते हैं। तो देखिए चुनाव प्रकरण में देखने को मिलेगा कि राष्ट्रपति के पद छोड़ने के पहले ही, ठीक है, राष्ट्रपति के पद छोड़ने के पहले ही इनका चुनाव जो है नए राष्ट्रपति के लिए क्या होता है, हो जाया हुआ होता है। अगला देखेंगे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर बने रहते हैं। देखिए राष्ट्रपति का जो पद ग्रहण है ना कितने वर्षों तक रहता है, तो याद रखेंगे ये जिस दिन पद ग्रहण करते हैं उस तिथि से लेके 5 साल तक सामान्य ऐसा माना जाता है। ठीक है, 5 साल तक। लेकिन 5 साल के कुछ महीने पहले ही राष्ट्रपति, जो आने वाले राष्ट्रपति है, भावी राष्ट्रपति, उनका चुनाव क्या कर लिया जाता है, करा कर तय कर लिया जाता है। और जिस दिन ये पद को क्या करते हैं, त्याग करते हैं, उसी दिन एक नए राष्ट्रपति के द्वारा पद का ग्रहण किया जाता है। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह पद पर बना रहेगा। मान लीजिए ऐसा है ना, ऐसा अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कभी कंडीशन है ना आ जाए कि राष्ट्रपति का पद जो है, मतलब इनका कार्यकाल 5 साल पूरा हो गया है और एक नए राष्ट्रपति जो है क्या है, उनका चुनाव नहीं हो पाया है, तो जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक जो पुराने राष्ट्रपति हैं वही क्या करते हैं, राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते हैं। राष्ट्रपति के रूप में वो क्या करते हैं, कार्य करते हैं, है ना, राष्ट्रपति के रूप में वो क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक है, और इनके द्वारा इस समय में जो कार्य किया जाता है वो पूरी तरीके से विधि के अंतर्गत है ना, वो पूरी तरीके से क्या होता है, मान्य होता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ठीक है, देखिए जो भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम कितना, इसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में आप देख पाते हैं, है ना, 50 निर्वाचकों की जरूरत होती है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में आप लोग याद रखेंगे, है ना, राष्ट्रपति के उम्मीदवार, है ना, ये जो उम्मीदवार बनते हैं चुनाव के लिए, तो यहाँ राष्ट्रपति को 50 प्रस्तावक, ठीक है, 50 प्रस्तावक, है ना, कितने, तो 50 प्रस्तावक, कम से कम कितने, तो 50 प्रस्तावक, जिसको 50 उम्मीदवार भी आप कहते हैं, इसकी क्या पड़ती है, उनको जरूरत पड़ती है। ठीक है, चलिए इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रस्तावक में जो निर्वाचित, है ना, जो निर्वाचित आपके सांसद और विधायक हैं वही होते हैं। तो राष्ट्रपति का जो उम्मीदवार बनने के लिए आपको 50 उम्मीदवार या 50 प्रस्तावक की क्या होती है, ज़रूरत पड़ती है। और ये 50 क्या होते हैं, जो निर्वाचित सांसद और विधायक होते हैं वही इसके क्या होते हैं, प्रस्तावक होते हैं। जो निर्वाचित सांसद और विधायक जो होते हैं वही क्या होते हैं, प्रस्तावक होते हैं। तो राष्ट्रपति के उम्मीदवार बनने के लिए कितने प्रस्तावक की जरूरत पड़ती है, तो याद रखना है 50। चलिए आगे देखते हैं आप। देखिए राष्ट्रपति का आप चुनाव का तरीका देखते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति का आप चुनाव का तरीका आप देखते हैं तो इनके द्वारा जो मत मूल्य, है ना, जो मत की गणना की जाती है वो किस प्रकार होती है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे आगे पढ़ेंगे। चलिए कुछ हिस्सों को मैं पहले इरेज कर लेता हूँ ताकि ये सारी चीज़ें जो हैं आसानी से यहाँ पे आपको देखने को मिले। चलिए थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो निर्वाचन होता है उसका जो मत मूल्य है किस प्रकार निर्धारित किया जाता है। तो याद रखेंगे विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं, है ना, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा जो मत दिया जाता है उसका हम लोग मत मूल्य की गणना करते हैं। देखिए भारत के सभी राज्यों से, है ना, भारत के सभी राज्यों में आपको विधानसभा देखने को मिलता है। ठीक है, और कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ विधानसभा के साथ आपको विधान परिषद भी, द्विसदनी व्यवस्था देखने को मिलती है। तो सभी राज्यों के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, ठीक है, सभी राज्यों के जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, क्योंकि हर राज्य क्या होता है, क्षेत्रफल के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार क्या है, अलग अलग है। कहीं जनसंख्या अधिक है ना, कहीं जनसंख्या कम देखने को मिलता है। साथ ही कुछ राज्य क्या है ना, जनसंख्या और क्षेत्रफल में बहुत बड़े हैं और कुछ राज्य जो है जनसंख्या और क्षेत्रफल में बहुत ही छोटे हैं। तो इनके जो मतों के मूल्य को एक समान लाने के लिए, है ना, एक विधि, ठीक है, एक गणितीय संक्रिया के तहत क्या किया जाता है, इनके मत मूल्य को समान किया जाता है। ठीक है, तो उसी का हम लोग यहाँ पे, है ना, देखते हैं कि वो विधि कौन सी है और कौन से कैलकुलेशन के तहत इन सब चीज़ों को एक समान रखने की कोशिश किया जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ देख पाएंगे कि जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं इनके मत मूल्य की गणना जो है राष्ट्रपति के चुनाव में किस प्रकार होती है। तो देखेंगे उस पूरे राज्य की जनसंख्या, ठीक है, उस पूरे राज्य की जनसंख्या को जब हम राज्य की विधानसभा में जो निर्वाचित सदस्यों की संख्या है उसे भाग कर 1000 से गुणा करते हैं तो हमें विधानसभा के, ठीक है, तो हमें विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्यों का मत मूल्य प्राप्त होता है। देखिए विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनके मत निकालने के लिए, ठीक है, राज्य की जनसंख्या में जब हम उस राज्य के जो, है ना, राज्य के जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, ठीक है, निर्वाचित सदस्य संख्या में जब हम 1000 का गुणा करते हैं तो हमें विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का क्या मिलता है, मत मूल्य मिलता है। ठीक, चलिए आगे इसी में देखते हैं। ये विधानसभा से संबंधित चीज़ें थी। अब हम लोग संसद के बारे में बात करते हैं कि संसद के जो निर्वाचित सदस्य हैं, है ना, संसद के निर्वाचित सदस्य के मत मूल्य की गणना किस प्रकार होती है। ठीक, संसद के निर्वाचित सदस्य के मत मूल्य की गणना किस प्रकार होती है। ठीक है,
तो यहाँ पे आप देख पाएंगे जो सभी निर्वाचित है ना, सभी निर्वाचित विधानसभा के जितने भी राज्य के जितने भी क्या होते हैं विधानसभा हैं, वहाँ के सभी निर्वाचित विधानसभा के सदस्यों का कुल मान, ठीक है, सदस्यों का कुल मान को जब हम निर्वाचित संसद सदस्य है ना, सभी निर्वाचित संसद सदस्य की कुल संख्या से भाग करते हैं तो हमें संसद निर्वाचित सदस्यों का क्या मिलता है, मत मूल्य प्राप्त हो जाता है। देखिए, ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में जो आपने देखा कि राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है, साथ ही 2 केंद्र शासित प्रदेश के जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देख पाएंगे है ना, और उसी प्रकार केंद्र की संसद में है ना, दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो क्या कर लेते हैं, भाग लेते हैं। तो देखिए अब इनकी मत की गणना किस प्रकार होती है। तो विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं इनके हम लोग मत मूल्य निकालते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, तो आपको देखने को मिलता है राज्य की जनसंख्या में जब हम राज्य के विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनका जब 1000 के से गुणा करते हैं तो हमें विधानसभा के निर्वाचित सदस्य का मत मूल्य प्राप्त होता है। उसी प्रकार जो संसद है ना, संसद के निर्वाचित सदस्यों का मत मूल्य की गणना करने के लिए हम लोग सभी निर्वाचित विधानसभा सदस्यों के कुल मान का जब हम सभी निर्वाचित संसद की कुल संख्या से अनुपात निकालते हैं तो हमें संसद के जो निर्वाचित सदस्य के मत मूल्य प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखेंगे भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये क्या है, बिल्कुल सही बात है। लोकसभा के सदस्यों को वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक है। देखिए जो भी चीज़ें हैं आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जैसे मैंने बताया, ठीक है, अलग अलग राज्यों में जो एमएलओ की संख्या वो अलग अलग है, विधानसभा सीटें अलग अलग हैं, राज्यसभा सीटें अलग अलग हैं, है ना। और इसी में आपको क्या करने के लिए जो राष्ट्रपति के चुनाव में जो भाग लेते हैं, ठीक है, उनके भी जो मतों की गणना को, है ना, मतों का जो मत मूल्य है उसको समान रखने के लिए क्या किया जाता है, इन दोनों विधियों का प्रयोग किया जाता है। और इन दोनों विधियों के फलस्वरूप जो गणना होती है उसको क्या किया जाता है, समान एक मत मूल्य के हिसाब से, ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में ये जो है देखने को मिलता है। ठीक, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। ठीक, देखिएगा, देखिए अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानमंडल के उच्च सदन अर्थात विधान परिषद के सदस्य मतदान नहीं कर सकते। इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया है कि मुख्यमंत्री इस सदन का सदस्य है तो राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं के पात्र नहीं होगा। ठीक है, देखिए ये बताया गया है कि राष्ट्रपति, है ना, राष्ट्रपति के चुनाव में अगर किसी राज्य में, ठीक है, जो उच्च सदन से किसी राज्य के उच्च सदन का सदस्य अगर ये क्या है, मुख्यमंत्री है ना, तो क्या राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे? तो जी नहीं, इसका आंसर है नहीं। देखिए किसी राज्य में, ठीक है, वर्तमान में आपको भारत के अधिकतर राज्यों में विधानसभा जो निम्न सदन है वो देखने को मिलता है। ठीक है, 5 राज्यों में आपको राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था देखने को मिलती है जिसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों रहता है। विधान परिषद जो है उच्च सदन कहलाता है। अगर कोई भी ऐसा राज्य जहाँ उच्च सदन विधान परिषद से, ठीक है, का सदस्य जो है क्या बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, तो ये जो है ना, मुख्यमंत्री जो है अगर उच्च सदन का सदस्य है तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेगा। तो जो है याद रखेंगे आप, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में, है ना, राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल को 1000 के गुणकों के बराबर होती है। वर्तमान स्थिति 1997 में जनसंख्या से तात्पर्य किस वर्ष की जनगणना द्वारा यथा अभिनिश्चित जनसंख्या है? तो याद रखेंगे 1971। ठीक है, याद रखेंगे 1971। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? ठीक है, देखिए अब राष्ट्रपति की जो है ना, राष्ट्रपति बनने की जो योग्यता है उसके बारे में देखते हैं।
तो सबसे पहली बात, राष्ट्रपति बनने के लिए भारत में आपने 35 वर्ष पूर्ण होना जाना चाहिए, ठीक है, 35 वर्ष जो है क्या होना चाहिए, पूर्ण हो जाना चाहिए। दूसरा, सांसद चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए, ठीक है, सांसद आप में बनने की या चुने जाने की आपके अंदर क्या होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, आप इसकी योग्यता रखते हो। और तीसरा है देश के नागरिक हों, क्या है, देश के नागरिक हों, साथ ही पागल दिवालिया या है ना मानसिक, ठीक है, पागल दिवालिया मानसिक विचित्र प्रवृत्ति के ना हो, ठीक है, साथ ही किसी बैंक ने इन्हें बैंक रैप्ट ना घोषित किया गया हो। इन सब चीज़ों को आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए, देश के राष्ट्रपति बनने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, ठीक है, क्या तो याद रखना, पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, ठीक है, पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप लोग राष्ट्रपति की योग्यता हम देख पाते हैं कि आप जब 35 वर्ष पूरा कर चुके होंगे, जब आप 35 वर्ष से हो गए होंगे, है ना, उसके बाद ही आप राष्ट्रपति के क्या है चुनाव में भाग ले सकते हैं, आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। दूसरा चीज़ आपको याद रखना है कि आप संसद बनने की आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए, या संसद के पद में आपके अंदर जाने की क्या होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए तब। तीसरा चीज़, आप देश के नागरिक हों तभी भारत के राष्ट्रपति चुनाव में आप क्या कर सकते हैं, उम्मीदवार बन सकते हैं और भारत के जो क्या बन सकते हैं, तो राष्ट्रपति बन सकते हैं। सबसे प्रमुख बात याद रखने की, राष्ट्रपति बनने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है ना, गैर निरक्षर व्यक्ति भी, है ना, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। देखिए, मान लीजिए, याद रखेंगे, ठीक है, देखिए इस चीज़ों को समझिए। एक सांसद और विधानसभा का अगर कोई सदस्य है तो राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, बिल्कुल वो हो सकता है, लेकिन जैसे ही वो राष्ट्रपति पद को, है ना, राष्ट्रपति पद को ग्रहण करने के पहले उसको अपने सांसद का पद या विधानसभा के जो सदस्य का पद है उसे क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। ठीक, चलिए, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? ठीक, याद रखेंगे, भारत का जो राष्ट्रपति है, ठीक है, ये कितनी बार, मतलब कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है, इसके संबंध में पूछा गया है। तो देखिए, इसके लिए कोई समय सीमा संविधान में तय नहीं की गई है, ठीक है, इसके लिए संविधान में कोई समय सीमा जो है तय नहीं की गई है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अनंत बार, कितनी भी बार, ठीक है। अनंत बार तो इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि आदमी एक लिमिट तक ही जीता है ना, आदमी का जो है उम्र है इसकी एक सीमा होती है। तो राष्ट्रपति कितनी बार बन सकते हैं भारत में, तो याद रखना है कितनी भी बार, ठीक है, इसके लिए संविधान में कोई समय सीमा नहीं बताई गई है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की जो योग्यता को निर्धारित करता है? ठीक, तो राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन किसमें दिया गया है? ठीक है, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन किसमें दिया गया है? तो ये दिया गया अनुच्छेद 57 में, आपको याद रखना है, ठीक है, किसमें? तो अनुच्छेद 57 में। ठीक, राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन से संबंधित बातें कहाँ हुई हैं, तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 57 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जाता है। देखिए आप याद रखेंगे अनुच्छेद 71 है, ठीक, अनुच्छेद 71 है। अगर जो राष्ट्रपति है, ठीक है, जो हमारे राष्ट्रपति हैं, इनके अगर चुनाव में, ठीक है, इनके अगर निर्वाचन में किसी भी प्रकार का विवाद होता है, ठीक है, तो विवाद का निपटारा जो है सुप्रीम कोर्ट, है ना, माननीय हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी भी प्रकार की विवाद हो तो इसका निपटारा, इसका अंतिम निर्णय किनके द्वारा किया जाता है? तो याद रखेंगे भारत के माननीय सम्माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, ठीक है, राष्ट्रपति जो है 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। किस दिन से? तो मैंने पहले ही आपको बताया, वो जो है अपना पद जिस दिन ग्रहण करते हैं, ठीक है, पद ग्रहण से 5 साल तक, ठीक है, पद ग्रहण से कितने साल तक? तो 5 साल तक वो अपने पद पर राष्ट्रपति जो है क्या होते हैं? तो बने होते हैं। चलिए, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं? ठीक है,
देखिए अनुच्छेद 56 याद रखेंगे, है ना, अनुच्छेद 56(1), इसके तहत जो है राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं, है ना, इसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 56(1) आप देखेंगे कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र, है ना, किसको देते हैं, तो याद रखेंगे ये उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपते हैं। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं, तो याद रखना है अनुच्छेद 56(1) के तहत राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है, तो याद रखेंगे उपराष्ट्रपति को। ठीक है, देखिए भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, बिल्कुल, है ना, कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो हाँ, ठीक है, कैसे, तो याद रखेंगे अनुच्छेद 61 के तहत। ठीक, अनुच्छेद 61 में ये बताया गया है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है। हटाएगा कौन, संसद, और किस हिसाब से, तो महाभियोग लगाकर। ठीक है, राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है, तो संसद, और किस बिहाफ पे, तो याद रखेंगे महाभियोग लगाकर। ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया को पूरी कर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है, तो अनुच्छेद मैंने आपको पहले ही बता दिया, अनुच्छेद 61 के तहत। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। हाँ, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को कभी भी उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए महाभियोग की प्रक्रिया को आपको पूरा करना होगा। ठीक है, अगला है, देखिए भारत राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है। देखिए जब राष्ट्रपति पर आप महाभियोग का आरोप लगाते हैं तो महाभियोग को आरोप को संसद के किस सदन में आप रख सकते हैं, तो देखिए संसद के दोनों सदनों में इसको आप रख सकते हैं। ठीक है, संसद के, है ना, दोनों सदनों में, चाहे वो राज्यसभा और लोकसभा, दोनों सदन में इसको क्या किया जा सकता है, रखा जा सकता है। ठीक, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया को क्या करते हैं, लाते हैं, और महाभियोग प्रक्रिया जो है संसद के किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों में से किसी एक में आपको ला सकते हैं। देखिए भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है, तो आपको याद रखना है, मैंने बताया अनुच्छेद 61। निम्न से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है। देखिए अब यहाँ पे आप देखेंगे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसके है, तो याद रखेंगे संसद के दोनों सदनों को, संसद के दोनों सदन ही राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है। देखिए संविधान के उल्लंघन किस पे, तो संविधान। ठीक है, संविधान के उल्लंघन पर, ठीक है, संविधान के उल्लंघन पर राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है संसद के दोनों सदन द्वारा, है ना, संसद के दोनों सदन द्वारा लगाया जा सकता है। देखिए भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना। देखिए आपने भारत के राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग लगा दिया है तो महाभियोग लगाने के पूर्व, ठीक है, कितने दिन पहले इनको सूचना देना पड़ेगा। राष्ट्रपति को महाभियोग लगाने के पूर्व कितने दिन पहले इनको क्या देना पड़ता है, सूचना देना पड़ता है। तो आप याद रखेंगे 14 दिन पहले। कितने दिन पहले, 14 दिन पहले इनको आप नोटिस देंगे कि आपके ऊपर क्या होगा, महाभियोग लगाया जा रहा है। ठीक है, जो भारत के राष्ट्रपति हैं उन पर अगर आपको महाभियोग लगाना है तो 14 दिन पहले उनको आपको क्या करना पड़ेगा, सूचना देना पड़ेगा, सूचित करना पड़ेगा कि आपके ऊपर क्या है, महाभियोग लगाया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं भारतीय संविधान के किस निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन सा भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। तो याद रखेंगे अनुच्छेद 61 जो है महाभियोग से संबंधित है। ठीक, और निम्न में से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है। तो याद रखेंगे संसद के दोनों सदनों में से किसी भी में आप क्या कर सकते हैं, महाभियोग ला सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसका महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। ठीक है, देखिए भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है ना, ये प्रश्न ये पूछा है कि भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है उसमें भाग लेते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल है वहाँ तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में आप क्या करते हैं, भाग लेते हैं।
लेकिन जब उनके ऊपर महाभियोग लगाया जाता है, ठीक है, महाभियोग, तो महाभियोग अभिकरण में, ठीक है, महाभियोग अधिकरण में कौन शामिल नहीं होता, क्यों, कौन भाग नहीं लेता, तो याद रखेंगे यहाँ पे ऑप्शन है आपका लोकसभा, राज्यसभा, राज्य की विधान परिषदें और राज्य की विधानसभाएं। तो आपको याद रखना है राज्य की विधानसभाएं, ठीक है, राज्य की क्या, तो विधानसभाएं। ठीक है, आप देखते हैं कि राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो वहाँ राज्य की विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य वो भाग लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति पर जब महाभियोग का अधिकरण लाया जाता है, महाभियोग का आरोप जब उन पर लगाया जाता है, तो महाभियोग के अधिकरण में राज्य की विधानसभा जो है क्या करती हैं, वहाँ भाग नहीं लेती हैं। राज्य की विधानसभाएं वहाँ क्या, तो भाग नहीं लेती हैं। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भारत की राष्ट्रपति के महाभियोग की जो प्रक्रिया है ना, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया कैसी है, तो याद रखना है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि महाभियोग की प्रक्रिया कैसा है, इसको प्रश्न पूछा गया है, तो याद रखेंगे अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। कैसी, तो अर्ध न्यायिक, ठीक है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान कितने समय में भर जाना चाहिए। ठीक है, अगर राष्ट्रपति का पद क्या है, रिक्त हो, सामान्यतः ऐसा हो नहीं सकता है ना, मान लीजिए ऐसा हो गया, राष्ट्रपति का पद रिक्त हो, तो उसको कितने समय में आपको भरना है, तो याद रखिएगा 6 माह के अंतर्गत इसको भर लेना जरूरी है। अगला प्रश्न, पदस्थ राष्ट्रपति के पद अवधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्ति की दशा में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन अवश्य हो जाना चाहिए। ठीक है, देखिए हर कोई राष्ट्रपति क्या है, पद पर आसीन है और किसी कारणवश ये क्या करते हैं, पद का त्याग कर देते हैं, तो उस समय भी निर्वाचन आपके 6 महीने के अंदर क्या हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। ठीक है, भारत के जैसे राष्ट्रपति की अगर मृत्यु होती है या पद त्याग होता है या हटाए जाने पर रिक्ति जो है 6 महीने के अंदर ही होनी चाहिए। कारण कुछ भी हो, 6 महीने के अंदर क्या है, राष्ट्रपति की नियुक्ति हो जानी चाहिए। देखिए, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालता है। ठीक है, किसी कारणवश है ना, अगर राष्ट्रपति का पद जो है क्या हो जाए, रिक्त हो जाए, तो राष्ट्रपति के पद पर कौन आसीन होंगे, उसका कार्यभार कौन का समय, तो देखिए वो कार्यवाहक उपराष्ट्रपति। ठीक है, जो कार्यवाहक उपराष्ट्रपति हैं वो, ठीक है, उपराष्ट्रपति जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उपराष्ट्रपति जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति का क्या करते हैं, पद को संभालते हैं। ठीक, यहाँ पर आप देख पाते हैं कि राष्ट्रपति का पद किसी कारणवश अगर रिक्त हो जाता है तो याद रखेंगे उपराष्ट्रपति जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति का पदभार संभालते हैं। ठीक, इसी में चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब कौन राष्ट्रपति का पद को क्या करता है, संभालता है। ठीक है, चलिए इसे में देखिए, यहाँ ये बोला गया है कि अगर राष्ट्रपति का पद क्या है, रिक्त हो जाए और उसके बाद उपराष्ट्रपति के, और आप देखते हैं और उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त है। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति किसी कारणवश पद से रिक्त होते हैं तो वहाँ पद कौन संभालता है, उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति भी पद नहीं संभालते हैं तो यहाँ भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके द्वारा, है ना, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके द्वारा भारत के राष्ट्रपति पद को क्या किया जाएगा, संभाला जाएगा। ठीक है, और भारत के अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं हैं तो याद रखेंगे वहाँ वरिष्ठ न्यायाधीश, ठीक है, जो सीनियर न्यायाधीश है उनके द्वारा राष्ट्रपति के पद को संभाला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी समय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों को पद रिक्त हो तो राष्ट्रपति का कौन कार्य करेगा, जैसे कि मैंने बताया राष्ट्रपति का अगर पद रिक्त है, ठीक है, तो उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं। अगर उपराष्ट्रपति का पद है रिक्त है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति के पद को संभाला जाता है। अगर भारत का मुख्य न्यायाधीश भी के पद भी रिक्त है ना, तो याद रखेंगे जो वरिष्ठ मुख्य न्यायाधीश, वरिष्ठ न्यायाधीश हैं उनके द्वारा राष्ट्रपति का पद को क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, है ना, इसी से सेम क्वेश्चन है। उसके बाद अब अगला देखिए,
देखिए ये क्वेश्चन 3 बार यहाँ पे पूछा गया है, सेम तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद अगला यहाँ पे फिर है क्वेश्चन, यही है चौथा क्वेश्चन जो उसी तरीके का है। यदि भारत में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद एक ही समय में बिंदु पर खाली हो जाता है तो राष्ट्रपति का पद जो है कौन से अधिकारी द्वारा उसको संभाला जाता है? तो याद रखेंगे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगर उनका भी पद जो है क्या है, किसी कारणवश रिक्त है, तो वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा। देखिए, अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। एकदम सही बात है। राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होता है। देखिए, भारत का कोई भी पद, चाहे कितना बड़ा भी पद क्यों ना हो, राष्ट्रपति का भी पद क्यों ना हो, वो संविधान से ऊपर नहीं है। दूसरा चीज़, कार्यकाल के दौरान, मतलब राष्ट्रपति जो है अपने कार्यकाल में है ना, पद ग्रहण करने से लेकर 5 साल तक, तब तक उन पर किसी भी प्रकार का कानूनी कार्रवाई या न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ठीक है, याद रखेंगे आप इस चीज़ को। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं, यह आपका प्रश्न है। देखिए, राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति के बारे में याद रखेंगे, क्या ये लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है हाँ। लेकिन क्या ये स्वतः लोकसभा को भंग कर सकते हैं? नहीं। ये जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर, ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर लोकसभा को ये क्या करते हैं, भंग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आगे देखेंगे कि भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो देखिए, मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिमंडल जिसको हम लोग मंत्रिपरिषद कहते हैं, केवल इसकी अनुशंसा पर ही राष्ट्रपति क्या करता है? बताइए भाई, क्या करता है? लोकसभा को भंग करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा ये क्या है, दोनों की जब संयुक्त बैठक होती है ना, तो इसको आहूत किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका आंसर है राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति द्वारा, है ना। आप यहाँ देख पाएंगे कि लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक है, इसको किसके द्वारा आहूत किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा। साथ ही संविधान का अनुच्छेद 108 याद रखेंगे। अनुच्छेद 108 में लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक है उससे संबंधित चीज़ों को बताया गया है। ठीक है, देखिए, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत कौन करता है? तो याद रखेंगे राष्ट्रपति ही। कौन? तो राष्ट्रपति। भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन एक बुला सकता है? आहूत करना, बुलाना, ठीक है, ये कौन करता है? तो राष्ट्रपति ही। ठीक है, निम्न में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना, ठीक है, चाहे आहूत करना, बुलाना या उनको आहूत करने की सूचना किसके द्वारा दी जाती है? तो याद रखेंगे राष्ट्रपति का आशय। कौन? तो राष्ट्रपति। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, उसको बताना है। देखिए, पहला तो याद रखेंगे जो सही नहीं है वो कौन सा है? प्रत्येक वर्ष 2 सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। जी नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, ऐसा क्या है? देखिए, वह सदन का एक संगठन भाग है। राष्ट्रपति जो है सदन का राष्ट्रपति जो है सदन का एक संगठन भाग है ना। सबसे पहले तो ये सही है, संगठक भाग है, ये सही है। ठीक है, अगला देखिए, वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। जी जरूर, सही बात है। दोनों सदनों की प्रथम बैठक को, है ना, राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक वर्ष क्या किया जाता है? संबोधित किया जाता है। और वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है। ठीक है, देखिए, अध्यादेश जिसके बारे में, है ना, हम लोग अनुच्छेद पढ़ रहे थे, तो हाँ, अनुच्छेद 123 याद रखेंगे, है ना। 1 या 2 दिन पहले मैंने आपको वीडियो के माध्यम से पढ़ाया है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति की जो अध्यादेश शक्ति है उसके बारे में मैंने आपको वीडियो में बताया। यहाँ मैं इससे ज़्यादा चीज़ों आपको नहीं बताऊँगा। ठीक है, आप उस वीडियो में जाएंगे और वहाँ से उन सब चीज़ों को क्या करेंगे, देखेंगे। चलिए अब इसके बाद आगे की चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। पहले मैं इस खंड को इरेज कर लेता हूँ, है ना, उसके बाद हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, जितनी भी चीज़ें हैं इन सब चीज़ों को आप अच्छे से क्या करेंगे, बार बार पढ़ें। ठीक है, पहली बात तो यह है कि पेपर में जाके जो घुलने की समस्या है आप बार बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक है,
अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, है ना, रिटर्न प्रैक्टिस कर पढ़ते हैं बार बार लिख के, तो शायद वो समस्या आपको पेपर में देखने को ना मिले। ठीक, तो जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पे प्रश्न के माध्यम से लाया है, ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आने वाले प्रश्नों में, है ना, आने वाले एग्जाम में ये प्रश्न जो आपको निसंदेह क्या देखने को मिलेंगे। इसको आप क्या करें, बार बार पढ़ें, है ना, हो सके तो आप अगर नोट्स बना ले तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना, क्योंकि पेपर के समय आप वीडियो को कितनी बार रिपीट करके देखेंगे या कितनी वीडियो आप देख पाएंगे। तो आप क्या करें, पहले तो आप वीडियो को अच्छे से देखें, 1 या 2 बार देखें, जहाँ समझ में नहीं आया उन लाइन को बार बार रिपीट करके देखें, है ना, पॉज करके पीछे होके देखें और इसको बार बार पढ़ें, रिवीजन करते रहें, नोट्स बनाएं। ठीक है, नोट्स बनाने के अपने ही फ़ायदे हैं। आपको जब आप नोट्स बनाएंगे उस दौरान भी बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, मेमोराइज़ होती हैं, और उसको जब आप बार बार पढ़ेंगे तो चीज़ें आपके दिमाग में जाके क्या हो जाएंगी, सशक्त हो जाएंगी, एक जगह फिट हो जाएंगी, फिर उसके बाद आप उन सब चीज़ों को जल्दी से नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलिए इसके हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना, और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को फिर देखते हैं। चलिए अब देखते हैं, इसमें प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रपति संसद का भाग है। देखिए इसको मैंने अभी बताया कि देखिए राष्ट्रपति क्या होता है, एक संगठक होता है, किसका, तो संसद का, सदन का। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। और आपका दूसरा चीज़ पूछा गया है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकते। ये बात भी एकदम सही है ना। संसद के जो दोनों सदन हैं, अगर वो कोई विधेयक पारित करते हैं तो राष्ट्रपति जब तक उस पर अपना हस्ताक्षर न कर दे, अनुमति न दे, तब तक वो क्या होता है, विधेयक नहीं बन सकता है। ठीक, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। ठीक है, मान लीजिए संसद में आपने कोई विधेयक क्या करता है, किया है, प्रस्तुत किया है। ठीक है, इसके बाद ये क्या होती है, संसद के पटल में जाती है। ठीक है, संसद की ये क्या होती है, पटल में जाती है। उसके बाद दोनों सदनों के द्वारा क्या सहमति होने के बाद ये कहाँ जाती है, तो राष्ट्रपति के पास जाती है। राष्ट्रपति इस पर क्या करते हैं, अपना विचार विमर्श करते हैं। अगर इसमें हस्ताक्षर कर दें, अनुमति देते हैं, तो क्या हो जाता है, ये नियम कानून बन जाता है। क्या बन जाता है, तो याद रखेंगे, अधिनियम बन जाता है, कानून बन जाता है। चलिए आगे, भारत के राष्ट्रपति ने एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था, वो कौन था। ठीक, देखिए वीटो शक्ति से संबंधित चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले याद रखेंगे कि वीटो शक्ति का इस्तेमाल कहाँ पे हुआ था, तो याद रखना है भारतीय डाकघर, है ना, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक में। ठीक है, कहाँ, तो संशोधन विधेयक में। आप देख पाएंगे कि वीटो शक्ति का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था एकमात्र बार, और किस पर किया गया, तो भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक में। ठीक है, और ये कब किया गया था, तो याद रखना है 1954 के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, 1954 में। देखिएगा कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको कोरिलेट करते हुए समझ में आएंगी, है ना। यहाँ पे 2 चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। 1954 को नहीं, आप पहले तो 1968 को याद रखें। ठीक है, किसको, तो 1968 को। 1968 में राष्ट्रपति जिनका नाम है ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, 1968 के दौरान आप देख पाते हैं कि राष्ट्रपति नाम है ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह, इनके द्वारा क्या किया जाता है, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक में वीटो शक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इनके द्वारा वीटो शक्ति का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। और 1954 की जो चीज़ें होती हैं, है ना, जिसमें अत्यंतिक एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग जो है किसके द्वारा किया जाता है, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतनी चीज़ों को याद रखेंगे कि वीटो शक्ति का प्रयोग जो है भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक में किया गया। कब, तो 1968 में। किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जे भी निषेधाधिकार कहा जाता है। ठीक है, जो पॉकेट वीटो है उसी के बारे में यहाँ पे क्या हो रही है, बात हो रही है। ठीक है, ये जो वीटो है, कौन सी वीटो थी, तो पॉकेट वीटो है। और पॉकेट वीटो का ही आगे पूछा गया है कि पॉकेट वीटो का ही प्रयोग, है ना, जिसे जेबी निषेधाधिकार, इसे ही क्या, तो जेबी, पॉकेट वीटो को ही जेबी निषेधाधिकार, निषेधाधिकार। ठीक है, निषेधाधिकार क्या देखा आप लोगों ने,
कि जो पॉकेट वीटो है जिसका इस्तेमाल राष्ट्रपति ने किया था, नाम क्या है, ज्ञानी जैल सिंह, इसको संवैधानिक शब्द क्या है तो जेबी निषेधाधिकार, जेबी निषेधाधिकार याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है। तो देखिए संविधान का जो अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान करता है, ठीक है, कि वो जो है संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी भी बिल पर अपनी स्वीकृति को क्या कर सकता है, रोक के रख सकता है, ठीक है, अपनी स्वीकृति को क्या कर सकता है तो रोक के रख सकता है। देखिए आप देख पाएंगे है ना कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित अगर कोई विधेयक है तो उसमें अपनी स्वीकृति ना दे, ऐसा शक्ति उस राष्ट्रपति जी को कहाँ से मिला है तो अनुच्छेद 111 से। कहाँ से तो अनुच्छेद 111 से। चलिए देखिए राष्ट्रपति की जो इतनी महत्वपूर्ण जो प्रश्न थी श्रृंखला, इसके है ना अभी हम लोगों ने पढ़ा। अब इसके बाद अभी बहुत सारे प्रश्न जो हैं क्या हैं बचे हुए हैं, ठीक है, अभी बहुत सारे प्रश्न जो है राष्ट्रपति के संबंधित बचे हुए हैं। इनको मैं आपको अगले वीडियो के माध्यम से है ना, जो राष्ट्रपति का ये भाग पहला है समझिए, और भाग 2 आएगा, वहाँ से हम राष्ट्रपति संबंधित और आने वाली चीज़ों को क्या करेंगे, कवर करेंगे। चलिए ठीक है, आज के क्लास में यहीं एंड करता हूँ।